everyone. Today we are going to start our class with chapter 5 Different Ways of Living the Vedic Period. Today we will start with the topic the Aryans. In about 1500 BC, tribes of Aryans, a nomadic people from Central Asia, began to enter the Indian subcontinent from the northwest of the Hindu Kush. अगर हम बात करें आर्यंस के ट्राइबल एरिया की तो वो कब से स्टार्ट हुआ था 1500 BC से, जहाँ पर जितने भी सेंट्रल एशिया के नोमैडिक पीपल थे या जितने भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट या नॉर्थ वेस्ट से जितने भी लोग थे, दे ऑल वर इंक्लूडेड. दे फर्स्ट सेटल इन द पंजाब रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडस रिवर. वो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे? पंजाब रीजन के नदर्न पार्ट में, जो कि इंडस रिवर के नियर बाय है. In later migrations, they spread southeastwards to the Ganges rivers deltas and southward to the Vindhya ranges. अगर हम बाद में जितने भी हमारे माइग्रेशन थे या माइग्रेटर्स जो भी लोग थे वो क्या करते थे, धीरे धीरे गंगा रिवर के डेल्टा से लेकर साउथ वेस्ट वार्ड से लेकर विंध्या रेंज के साउथ वेस्ट वार्ड्स तक फैले हुए थे. विच क्रॉसेस नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, जो कि कहाँ तक क्रॉस कर चुके थे? इंडिया के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट को क्रॉस कर चुके थे. बाय अबाउट 800 BC द आर्यंस हैड कंकर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया. अगर हम 800 BC की बात करें तो जितने भी आर्यंस लोग थे उन्होंने क्या किया था? नॉर्दर्न इंडिया के पूरे पार्ट को कवर कर लिया था. इट इज़ थॉट दैट द द्रविडियंस और दास्यूज और दासाज अ डार्कर स्किन्ड पीपल. अगर हम बात करें जितने भी द्रविडियंस और दासी और जो दास लोग होते थे जिनको हम डार्कर स्किन पीपल की कैटेगरी में रखते थे, हु कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सदर्न इंडिया, जो कि कहाँ पर पाए जाते थे? सदर्न इंडिया के एरिया में पाए जाते थे. इट इज़ थॉट दैट द द्रविडियंस और दास्यूज और दासाज आर डार्कर स्किन पीपल, दे ऑल लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. वंस लिव्ड थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो कि सबसे पहले कहाँ रहते थे? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहते थे. द द्रविडियंस वर ईदर फोर्स्ड टुवर्ड्स साउथ इंडिया बाय द इन्वेडर्स और एब्जॉर्ब्ड इनटू द आर्यन पॉपुलेशन. अगर हम द्रविडियंस की बात करें तो वो साउथ इंडिया से लेकर जितना भी हमारा आर्यन पॉपुलेशन का एरिया है वहाँ पर वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द वैदिक एज. अब हम रीड करेंगे वैदिक एज के बारे में. From about 1500 BC to about 500 BC, northern India was dominated by the Aryans and their culture. अगर हम बात करें तो उनको डोमिनेट किया जाता था, उनके कल्चर को भी नॉर्थ इंडिया में डोमिनेट किया जाता था. दिस पीरियड इज नोन एज द वैदिक पीरियड. इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड कहते हैं. बिकॉज द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इट इज कंटेन्ड इन द वेदास. जितने भी हमारे चीफ सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, वो सब किस में पाए जाते हैं? इफ़ वी विल रीड द वेदास सो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज पार्ट. द आर्यंस आर कॉल्ड इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल. अगर हम बात करें द आर्यंस की तो वो क्या थे? इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल माने जाते थे, एज दे स्पोक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? दे स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. अमंग दी ऑल दिस रिकॉर्डेड इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर संस्कृत, हिटाइट, ग्रीक एंड लैटिन. अगर हम बात करें जितनी भी हमारी ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस थी उनमें संस्कृत, ग्रीक और लैटिन वर मोर फेमस. दस द आर्यंस स्पोक संस्कृत, जबकि जितने भी आर्यंस लोग होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे. Now we will talk about society. The caste system or the division of Indian society into hereditary groups began to develop during this period. अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की या जितना भी हमारा इंडियन सोसाइटी का डिवीजन किया गया था ऑन बेस्ड ऑफ हेरिडिटरी ग्रुप्स, they start developing this period. The tribal society of the Aryans was divided into 4 varnas or classes. वो कितने टाइप में डिवाइडेड थे? दे ऑल वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण सिस्टम्स. लेट्स टॉक अबाउट देम. द ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैमिली लाइफ. द आर्यन सोसाइटी वॉज patriarchal. The father or the eldest male are called
गृहपति। जितने भी हमारी आर्यन सोसाइटी में लोग होते थे या जो हमारे एल्डेस्ट होते थे या हमारे फादर होते थे, वी कॉल्ड देम एज गृहपति, बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द फैमिली, क्योंकि उनको क्या माना जाता था, फैमिली में सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। ऑल द पावर्स ऑफ द फैमिली कॉन्सेंट्रेटेड इन हिम, जितने भी फैमिली के पावर्स होते थे वो सब उन्हीं के हैंड में होते थे। ही वॉज काइंड एंड अफेक्शनेट, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा काइंड और अफेक्शनेट थे। द सन्स लिव्ड विद देयर पेरेंट्स, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे होते थे फैमिली के वो सब अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपनी वाइफ्स के साथ रहते थे। दे लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। व्हेन द फादर ग्रू ओल्ड, और जब फादर ग्रो हो जाते थे, ओल्ड हो जाते थे, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर टेकन ओवर बाय हिज एल्डेस्ट सन, तो उनके फादर के बिहाफ पर उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एल्डेस्ट सन के द्वारा ग्रैब कर ली जाती थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ विमेन। Women had a dignified position, but they did not have the right to inherit property. जितनी भी women's थी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से dignitary positions प्रोवाइड कराई जाती थी, बट उनको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं था। इन मैनी रिस्पेक्ट्स देयर लाइफ वॉज फ्री, अगर हम बात करें बाकी अदर चीज़ों की तो उनकी जो भी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फ्री मानी जाती थी। दे वर गिवन एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। सम ऑफ द वुमेन वर क्वाइट लर्नड, जिनमें से कुछ वुमेन्स बहुत ही अच्छे से वेल वर्ड्स थी और एजुकेटेड थी। गर्ल्स वर गिवन फ्रीडम टू चूज देयर पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ स्वयंवर, और गर्ल्स को अपने पार्टनर को चूज करने का चांस दिया जाता था, उनका स्वयंवर कराया जाता था। अ विडो कुड रीमैरी हर हस्बैंड्स ब्रदर, और जितनी भी विडोज होती थी वो अपने हस्बैंड के ब्रदर से मैरिज कर लेती थी। अ विडो कुड रीमैरी हर हस्बैंड्स ब्रदर एंड अ मेल चाइल्ड वॉज वैल्यूड मोर देन अ फीमेल चाइल्ड, और वो क्या करते थे, मेल चाइल्ड को ज़्यादा वैल्यू देते थे इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल चाइल्ड। मोनोगामी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग ओनली वंस एट अ टाइम, और उस टाइम पर मोनोगामी जो था एक पार्ट था, क्योंकि उस टाइम पर केवल एक टाइम पर एक ही मैरिज करना ज़्यादा अलाउड था। इट वॉज द जनरल नॉर्म, और उस टाइम के ये जनरल नॉर्म्स में आता था। नाउ वी विल टॉक अबाउट गेम्स एंड अम्यूजमेंट्स। The Aryans were fond of chariot racing, horse racing and hunting. जितने भी आर्यंस लोग थे उनको रथ चलाना, रेसिंग करना और हंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। They also enjoyed the game of dice. उनको डाइस से गेम खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। We find many references about the game of dice in the ऋग्वेदास। अगर हम ऋग्वेदा की बात करें तो उसमें जितने भी डाइस से रिलेटेड गेम्स होते थे उनको ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता था। They used to play flute, उनको फ्लूट बजाना बहुत अच्छा लगता था। They also used to gamble, उनको गैम्बलिंग करना, सट्टे लगाना, they all like that a lot. It was regarded evil, क्योंकि उस टाइम पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा evil माना जाता था। Now we will talk about economic condition. The Aryans were originally nomads, जितने भी आर्यंस थे वो ज़्यादातर nomads माने जाते थे। They formed small tribes, वो छोटी छोटी अपनी ट्राइबल एरियाज में रहते थे, which were led by a chief, जिसको चीफ के द्वारा लीड किया जाता था। and they kept herds of cattle, goat, sheep and horses. वो क्या करते थे, जितनी भी गोट होती हैं, शीप होती हैं और हॉर्सेज होते हैं, उनको एक ग्रुप में क्या करते थे, रियरिंग करते थे। दे टू वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, वो क्या करते थे, अपने आप को एग्रीकल्चर में एंगेज रखते थे। दे ग्रू बार्ले, वीट एंड राइस, वो क्या करते थे, वीट राइस की जो हमारी क्रॉप है उसको ग्रो करते थे। Besides, oil seeds and cotton were also grown, और इसी के साथ वो क्या ग्रो करते थे, कॉटन एंड जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं। मेटल वर्क, कारपेंट्री एंड टैनिंग वर कॉमन ऑक्यूपेशन। अगर हम मेटल वर्क और कारपेंट्री की बात करें तो ये उस टाइम पर कॉमन ऑक्यूपेशन माना जाता था। देयर वर ऑल्सो पॉटर्स, वेवर्स एंड मेनी अदर क्राफ्ट्समैन। अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्राफ्ट्समैन, वेवर्स और बाकी अदर पॉटर्स भी होते थे। प्रीस्ट डोमिनेटेड बोथ द सोशल एंड रिलीजियस स्फेयर्स, जितने भी प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे उस टाइम पर, वो क्या करते थे, जितना भी उनका सोशल और रिलीजियस स्फेयर है उसमें ज़्यादा पार्ट लेते थे। दे डिमांडेड कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली रिचुअल्स, वो क्या करते थे, जितने भी कॉस्टली रिचुअल्स होते हैं और जितने भी हमारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड किया करते थे। दे वर ऑल्सो द डॉक्टर्स ऑफ द विलेज,
as they knew about herbs and plants. उनको उस टाइम पर डॉक्टर्स माना जाता था क्योंकि उनको उस टाइम पर हर्ब्स और जितने भी प्लांट्स हैं उसकी नॉलेज होती थी. Now we will talk about administrative organization. The king was the head of the tribe. Tribe के head को क्या माना जाता था? King माना जाता था. In discharging his duties, he was assisted by purohits and senanis and the ग्रामानी. अगर हम बात करें तो उनकी जो ड्यूटीज होती थी उनको कौन कौन असिस्ट करता था? पुरोहित्स होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामानी होते थे. द किंग वॉज ऑटोक्रेटिक रूलर. अगर हम किंग की बात करें तो वो वहाँ का रूलर माना जाता था. सभा एंड समिति वर टू असेंबलीज यूज टू कीप अ चेक ऑन द किंग. अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता था? समिति बनाई जाती थी और जितनी भी सभाएं वो सब वहाँ पर आयोजित की जाती थी, so that they can look up the eyes on the king. The primary duty of the king was to protect the tribe from internal and external dangers. और जितने भी हमारी ट्राइब्स होती थी उनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती थी कि किंग को किसी भी तरीके के डेंजर से प्रोटेक्ट करना. Now we will talk about religion. The Aryans believed that many gods and goddesses lived in or controlled natural forces such as the sun, the moon, the sky, rain, trees and mountains. जितने भी आर्यंस लोग थे वो ये मानते थे कि जितने भी हमारे गॉड और गॉडेसेस होते हैं वो नेचुरल फोर्सेस के लिए कंट्रोल करते हैं, जैसे कि सन होता है, मून है, माउंटेन्स है, स्काई है और रेन. सो दे कंट्रोल ऑल दीज नेचुरल थिंग्स. द वेरियस नेचुरल फेनोमेना वर personified and worshipped as gods. और जितने भी हमारी नेचुरल चीज़ें थी वो उनको क्या करते थे? एज अ सुप्रीम पावर मानते थे और उन्हीं की वर्शिप करते थे. देयर वर नो टेम्पल्स. और उस टाइम पर कोई भी टेम्पल नहीं पाया जाता था. अमंग द चीफ गॉड्स वर. अगर हम कुछ मेन गॉड्स की बात करें तो उनमें ये सभी गॉड्स फेमस थे. लेट्स रीड अबाउट देम. सोमा, अग्नि, इंद्रा, सूर्य, यामा, मारुत, उषा, वरुणा. Right, children? I hope you got the topic. Now we will proceed ahead in the chapter. The Aryans were of the opinion that through religious sacrifices gods could be pleased. Aryans का ये मानना था कि अगर हम क्या करेंगे, जो भी sacrifices करेंगे, religious sacrifices के through हम gods को बहुत ज़्यादा please कर सकते हैं. They chanted hymns and prayers of various gods. वो क्या करते थे? Chanting उस टाइम पर सबसे ज़्यादा किया करते थे. They do the praising of Lord also. They offered milk, juice, grain and cattle. वो क्या करते थे? उस टाइम पर गॉड को प्लीज करने के लिए सेक्रीफाइसेस थे जिसमें उनको वो मिल्क प्रोवाइड करते थे, कैटल ऑफर करते थे एंड एक्सेट्रा. द प्रीस्ट यूज टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज. और ये सब एक्टिविटीज प्रीस्ट के द्वारा की जाती थी. दीज राइट्स इंक्रीज द पावर एंड द स्टेटस ऑफ द प्रीस्ट. और जितने भी ये रिचुअल्स होते थे इनके करने से क्या होता था? जितने भी प्रीस्ट होते हैं उनका स्टेटस और उनकी जो पावर है वो उस टाइम पर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट फेथ इन द डॉक्ट्रीन. द आर्यंस हैड फेथ इन द डॉक्ट्रीन ऑफ मुक्ति, माया, कर्मा, इमोरलिटी एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल. अगर हम बात करें तो आर्यंस का ये मानना था कि हमारी जो सोल होती है उसकी मुक्ति, माया, कर्मा और जो भी हमारी अमरता है उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे. दे बिलीव दैट ड्यूरिंग हिज मेनी लाइव्स अ मैन लर्न्स टू एस्केप द वर्ल्ड ऑफ पेन एंड डेथ बाय परस्यूइंग अ सक्सेशन ऑफ गोल्स. उनका ये मानना था कि हमारी जो भी लाइफ होती है उसमें हमें क्या करना चाहिए, जितना भी ये वर्ल्डली या मटीरियलिस्टिक पेन होता है, जितनी भी हमारी ये डेथ होती है, इसको हमें अचीव करना है, राइट? एंड दैट वी कैन डू ओनली बाय द सक्सेशन ऑफ आवर गोल्स. और ये हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं. ईच गोल इज कंसीडर्ड गुड इन इटसेल्फ. और वो हर गोल को क्या मानते थे? अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे. बट शुड ऑल्सो लीड टू द नेक्स्ट. लेकिन अगर हमने एक गोल को अचीव किया है तो हमें नेक्स्ट गोल के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए. नाउ वी विल रीड अबाउट आश्रमास, द स्टेजेस ऑफ लाइफ. The term ashramas means a stage in the long journey of men's life. अगर हम आश्रम की बात करें तो एक ऐसी स्टेज होती है जो मैन की लाइफ में काफ़ी लॉन्ग जर्नी तय करती है. लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य. दिस इज द फर्स्ट आश्रम इन विच द यंग डेवलप्स मोरल कैरेक्टर एंड स्टडीज स्क्रिप्चर्स विद अ गुरु और
टीचर। अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो एक ऐसा फर्स्ट आश्रम माना जाता है जितने भी हमारे यंग वंस होते हैं उनके अंदर एक मोरल कैरेक्टर डेवलप करना, उनके अंदर एक स्टडी की जो क्वालिटी होती है उसको डेवलप करना अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स और गुरुज। नाउ वी विल टॉक अबाउट गृहस्थ। This is the second ashram where the adult experiences the pleasure of marriage and family, strive to get ahead in life and does his duty to others as a citizen. ये एक हमारा ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जितने भी हमारे अडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मैरिज, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी ड्यूटीज़ निभाना, ये सब वर्क करते हैं। Now we will talk about Vanaprastha. In this third ashram, the older man renounces the world and devotes himself to solitary meditation. ये हमारा थर्ड आश्रम होता है जिसमें कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू डिवोट करता है। If his meditations are successful, he enters the fourth ashram. और जब उसके मेडिटेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो फोर्थ आश्रम में एंटर कर जाता है। Now we will talk about sannyasa. In this ashram, the man has a sudden luminous experience of the true spirituality of his nature. इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे मैन होते हैं उनके पास एक सडन ल्यूमिनस एक्सपीरियंस होता है ट्रू स्पिरिचुअलिटी का, जिससे वो क्या करते हैं, एंड ही इज कंसीडर्ड टू हैव अचीव्ड मोक्षा और सैल्वेशन, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मोक्ष को अचीव कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एपिक एज और लेटर वैदिक एज। The elaboration and explanation of the Vedas continued through the later Vedic period. अगर हम बात करें जितने भी हमारे वेदास होते हैं या हमारा लेटर वैदिक पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू होता है। Around the popular gods, they grew up slowly a vast literature, including the two famous epic poems about two incarnation of Vishnu. अगर हम बात करें जितने भी पॉपुलर गॉड होते हैं उनमें वो धीरे धीरे क्या होते गए, जितने भी वास्ट लिटरेचर्स हैं वो क्या करते गए, फेमस पोम को भी उनके अंदर इंक्लूड करते गए, एंड दे ऑल वर अबाउट लॉर्ड विष्णु। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रामायण। इट इज़ अ संस्कृत एपिक पोम। ये क्या है, हमारी एक संस्कृत में लिखी गई पोम है। इट वॉज द वर्क ऑफ महर्षि वाल्मीकि। ये किसने लिखी थी, इट वॉज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन द लिटरेचर एंड रिलीजियस थॉट ऑफ एंशियंट इंडिया। ये क्या मानी जाती है, एंशियंट इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिलीजियस थॉट माना जाता है। इट स्टिल प्रोवाइड्स रिलीजियस एंड मोरल इंस्पिरेशंस टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये क्या करती है, हमें बहुत ज़्यादा मोरल इंस्पिरेशंस देती है और हमें रिलीजियस नॉलेज भी प्रोवाइड कराती है। द पोम which is known in 3 different versions was composed sometimes between 400 BC and 400 AD. It relates the story of Rama. ये किससे रिलेट करती है, story of Rama से। A noble prince who represents the perfect man. वो एक बहुत ही नोबल प्रिंस माने जाते थे जो उस टाइम पर अपने आप में परफेक्ट किंग थे। Reincarnation of Lord Vishnu. उसमें क्या किया जाता था, लॉर्ड विष्णु का ही कार्नेशन किया जाता था। A very long work, the Ramayana is divided into 7 books. अगर हम बात करें तो रामायण को 7 बुक्स में डिवाइड किया गया है। In the first and last books of the incarnation of Vishnu in Rama is explained. और अगर हम फर्स्ट और लास्ट बुक की बात करें तो इसमें विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। The middle books tell how Rama, the rightful heir to the throne of Ayodhya, marries Sita and is sent with her into exile. अगर हम मिडिल बुक्स की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से लॉर्ड रामा ने सीता से मैरिज की और उसके बाद उनको वनवास भेज दिया गया। When Ravana, the demon king of Ceylon, Sri Lanka, abducts Sita, Rama obtains the aid of Sugriva, the king of the monkeys. अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो भी हमारे एक डेमन किंग थे श्रीलंका के जिनका नाम था रावण, उन्होंने क्या किया था, सीता माता का अपहरण कर लिया था और फिर उससे हेल्प लेने के लिए श्री राम ने क्या किया था, सुग्रीव की हेल्प ली थी, जो कि क्या थे, मंकीज के किंग माने जाते थे। टुगेदर दे डिफीट रावणा एंड रेस्क्यू सीता। उन दोनों ने मिलकर क्या किया, रावण को हरा दिया और सीता को रेस्क्यू किया। रामा देन रिटर्न्स टू हिज थ्रोन। और उसके बाद वो अपनी राजगद्दी पर वापस आ गए थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द महाभारत। इट वॉज कंपोज्ड बाय महर्षि वेदव्यास। ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। बिटवीन अप्रोक्सीमेटली
400 BC and 400 AD. The longest poem in the world. It is about 7 times as long as the Iliad and the Odyssey combined. अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट पोम मानी जाती है, राइट. एंड द वर्क इज अरेंज मेनली इन कपलेट्स. अगर बात करें तो इसमें किस तरीके से कपलेट्स फॉर्म में चीज़ों को दर्शाया गया है. द मेन स्टोरी ऑफ द महाभारत डिस्क्राइब्स द ग्रेट वॉर बिटवीन टू फैमिलीज. अगर हम बात करें महाभारत की मेन स्टोरी की तो इसमें क्या किया गया है, टू फैमिलीज का जो एक बहुत ग्रेट वॉर हुआ था उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. द कौरवास एंड 5 पांडवास ब्रदर. अगर हम बात करें तो वो कौन सी दो फैमिली थी, कौरव्स की और पांडवास की फैमिली के बीच में. द बिफोर द बैटल अर्जुना द लीडर ऑफ द पांडवास एंगेजेस इन अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन विद हिज चैरियटर. अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे अर्जुन होते हैं जो कि पांडवों के लीडर माने जाते हैं, वो क्या करते हैं, चैरियट्स के साथ एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन करते हैं. हु इज़ लॉर्ड कृष्णा, जो कि कौन थे उस टाइम पर उनके सारथी, लॉर्ड कृष्णा थे. डिस्कस एज अ मॉर्टल. उन्होंने क्या किया था, उनको बहुत ही ज़्यादा अमर माना था. द डायलॉग्स नोन एज द भगवद गीता. और उनके डायलॉग को हम किस नेम से जानते हैं, भगवद गीता के नाम से जानते हैं. इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस सेक्शन ऑफ द पोम, जो कि उस सेक्शन की सबसे मेन पोम मानी जाती है. इन द डिवोशनल भगवद गीता, Krishna teaches the hero Arjuna that love of God and unselfish action in the world are the ways to knowledge and a path to salvation. अगर हम बात करें भगवद गीता की तो इसमें जितनी भी लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स हैं जो कि उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी, वो क्या थी कि अगर हम केवल भगवान से प्यार करेंगे और अनसेल्फिश होकर इस वर्ल्ड में अपने एक्शंस करते रहेंगे तो हमें बहुत ही जल्द नॉलेज गेन हो जाएगी. नाउ वी विल टॉक अबाउट a contemporary Paleolithic settlement. We have studied that Paleolithic is the name usually given to an age in which tiny stone implements continue to be used side by side with those of copper and bronze. अगर हम बात करें कैलियोलिथिक की तो जितना भी स्टडीज़ के थ्रू पता चला है कि एक ऐसी एज होती है जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स को क्या किया जाता है, साइड बाय साइड कॉपर और ब्रॉन्ज के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. Chronologically, a number of sites of the Paleolithic settlements have been categorized into 3 parts. कितने parts में divide किया गया है उसको, 3 parts में. Harappan, contemporary of the Harappan and the post-Harappan. But there were many differences between the Paleolithic settlements and the Harappan settlements. अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते थे. The Paleolithic settlements were rural in nature, while Harappan settlements were urban, as is evident from its town planning, drainage system, granary and so on. अगर हम Paleolithic settlement की बात करें तो वो क्या होते थे, नेचर में रूरल होते थे. बट इफ़ वी टॉक अबाउट Harappan settlements तो वो क्या होते थे, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रेनरी. द Paleolithic people did not know how to produce bronze. वो ये नहीं जानते थे कि ब्रॉन्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. While the Harappan people were quite familiar with it, जबकि हरप्पन लोगों को ये वर्क करना बहुत अच्छे से आता था. They use it to fulfill their various purposes. अगर हम बात करें तो वो इसका यूज़ अपने काफ़ी सारे पर्पस को फुलफिल करने के लिए करते थे. The Paleolithic people were unfamiliar with the proper use of animals. अगर हम Paleolithic people की बात करें तो उनको एनिमल्स का यूज़ करना प्रॉपर तरीके से नहीं आता था. They all were unfamiliar with them. On the contrary, the Harappan people could make full use of animals in the twilight of Indian civilization. और अगर हम दूसरी तरफ बात करें हरप्पन पीपल की तो वो क्या करते थे, प्रॉपर तरीके से एनिमल्स का यूज़ करना जानते थे. एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, केवल इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़कर कैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो जितनी भी कैलियोलिथिक साइट्स हैं वो इंडिया के लगभग सभी पार्ट्स में देखी गई हैं. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलियोलिथिक साइट्स आर दी फॉलोइंग. अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट कैलियोलिथिक साइट्स की बात करें तो वो इस प्रकार हैं. कौशाम्बी इन उत्तर प्रदेश, गुजारा एंड नवादा टोली इन मध्य प्रदेश, आहार, बालाथल, गिलोंड एंड नगदा इन राजस्थान, जोरवे, नवासा, इनामगांव, चंदोली, सोनगांव, Diamabad, etc. in modern Maharashtra,
and Brahmagiri in Karnataka, Arikamedu in Tamil Nadu. So now it's time to solve the book exercise of this chapter. Let's start with tick the correct option. In the Vedic period, the life of an individual was divided into 4 states. The Rigvedic society was divided into 4 Varnas. Which of these were allowed to read the Vedas? Brahmins. Each tribe had its headmen. In Vedic age, wealth was calculated in terms of horses. Now we will proceed with fill in the blanks option. Out of the 4 Vedas, the dash is the earliest text. अगर हम चारों वेदों में से बात करें तो सबसे जो पहला टेक्स्ट था वो कौन सा था? So it was ऋग्वेदास. The Aryans were fond of dash amusements. तो जितने भी हमारे आर्यंस थे उनको किस चीज़ का शौक था? So they loved outdoor amusements. Dash was the sky god of the Aryans. अगर हम आर्यंस के स्काई गॉड की बात करें तो who was that? So answer will be Varuna. 3 का आंसर क्या हो जाएगा? वरुणा. द महाभारता वॉज कंपोज्ड बाय. अगर हम महाभारत की बात करें तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वेदव्यास. डैश इज द थर्ड आश्रम ऑफ ह्यूमन लाइफ. अगर हम थर्ड आश्रम की बात करें जो ह्यूमन लाइफ के बारे में होता है तो दैट इज वानप्रस्थ आश्रम. Rest of the remaining part you have to attempt by your own. Thanks for watching this video.